अगला चैप्टर सहर करीब है यारो। नफसियाती जंग और आईने जवां मर्दा से पहले तज़किरा असीरी अगस्त 1973 तक पहुंचता था। वही अगस्त जिसका पेट कई अहम वाक़यात से फूला हुआ था। उस महीने यौम आज़ादी भी आया और सैलाब भी। उसी में हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मात भी हुई और दिल्ली मुज़ाकरात में जीत भी। ये सब वाक़यात अपनी अपनी जगह अहम थे, लेकिन दास्तान कैदो बंद से बराह रास्त तल्लक सिर्फ दिल्ली मुज़ाकरात का है, जिनके कच्चे धागे से हमारी किस्मत बंधी हुई थी। दिल्ली मुज़ाकरात से मुतल्लक पहले ऐलान ने ख्वाब ग्राम में डूबी हुई उम्मीदों को झिझोड़ा तो फिर करवट बदल कर सो गई। शायद रोज़े वसल के नक्शे बन कर बिगड़ने के बाद उन्हें किसी वाक़े पर एतबार ना रहा। हमने उन आरज़ुओं को जगाने के लिए शिमला समझौते का हवाला देकर उनके कान में कहा, पिछले बरस मकबूजा इलाके आज़ाद हुए थे, ये साल नज़रबंदों की रिहाई का है, उठो ज़रा देखो तो सही रंगे ज़माना। लेकिन उन्होंने चश्मे नीम वा से हमें देख कर कहा कि अभी ना पुजदा विसाल है ना नज़ारा है जमाल, और फिर अंगड़ाई लेकर सो गई। ख्वाबीदा उम्मीदों की सर्द महरी के बावजूद मुज़ाकरात शुरू हो गए, लेकिन हमने पहले की तरह उनके मद्दोजज़र से तनाब दिल को ना बांधा। बातचीत होती रही, हम पीटी मुतालिया और बखिया गरीब जैसे मशागल में महव रहे। जब कोई अपने रोज़मर्रा के मामूल से फ़ारग होता तो सरे राह मुज़ाकरात की सेहत भी पूछ लेता और फिर अपनी दुनिया में खो जाता। मसलन लोग सुबह सुबह पीटी करके पसीना पूंछते हुए बैरक में दाखिल होते तो किसी से पूछ लेते, भाई दिल्ली की क्या खबर है। मुताला करने वाला अपना यौमिया कोटा पूरा करके कमर सीधी करने उठते तो कहते, हाँ भाई किसी ने रेडियो सुना है, क्या खबरें हैं। इसी तरह बखिया गिर को कमीज़ रफू करने या तौलिया का जाय नमाज बनाने से फुर्सत मिलती तो कहता, भाई रेडियो लगाओ तो सही, ऊँट किस करवट बैठा है। जो जो मुज़ाकरात गहरे पानी में उतरते गए, हमारी उम्मीदें और वसवसे जागने लगे। दिल के ताज़ा मुज़ाकरात के उतार चढ़ाव से झुंझुनाने लगे। लोग पहले तो दिन में एक दफ़ा खबरें सुनते थे, अब 3-4 बार सुनने लगे। कुछ दिन बाद जब मुज़ाकरात कभी तत्तल, कभी कामयाबी, कभी नाकामी की मंजिलों से गुजरने लगे तो ना सिर्फ रेडियो पाकिस्तान की सारी खबरें और तबसरे सुनने लगे, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो, बांग्लादेश रेडियो और दूसरे कई यूरोपीय और एशियाई स्टेशनों से कान लगाने लगे। लेकिन उन सब नशरी इदारों से खबरें कम और क्या सराहियाँ ज़्यादा सुनने में आती, क्योंकि मुज़ाकरात में धुंसे हुए मंदोबीन कबल अज़ वक्त उम्मीद या यास का तासर देना नहीं चाहते थे। खबरों के इस कहत में हमारी गुज़र औक़ात अमूमन तबसरों पर होती, क्योंकि उनमें कई ऐसे वाक़यात होते थे जिनसे हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मानी अखज़ किए जा सकते थे। अखबारी और रेडियाई तबसरों के अलावा हमारे कैम्प में भी कई मुबस्सर पैदा हो गए थे, जो बड़े आलमाना अंदाज में मुज़ाकरात के नताइज की पेशन गोई करते, लेकिन वही मुबस्सर मकबूल होते जो सुनने वाले के दिल की धड़कनों की तर्जमानी करते। चुनांचे अक्सर मुबस्सरीन ने दुखी दिलों को खुश करने के लिए पुरउम्मीद तबसरों के कई रुख वज़ा कर लिए थे। एक मुबस्सर मुआशी नुक्ता नज़र से दलील देता कि भारत हम पर हर महीने करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। भारत के अपने अवाम भूखे और नंगे हैं, वो हमें कब तक रोटी, कपड़ा और रिहाइश मुहैया कर सकता है। यकीनन इस माली बोझ से उसकी कमर टूटने वाली है, लिहाजा वो दिल्ली मुज़ाकरात की आड़ में हमें रिहा कर देगा। दूसरा शख्स बैनुल-अक़वामी सियासत के वास्ते कहता, भारत पहले ही 1971 की जारयती की वजह से दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, कानून दान के कमीशन, बैनुल-अक़वामी अदालत और आलमी राय के दूसरे इदारों ने हमें रिहा ना करने पर भारत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। इस तरह हमारी असीरी का एक एक दिन भारत की रुसियाई में इजाफा करता जाएगा, और भारत जिसे आलमी सतह पर एक ताकत बनकर उभरने का ज़ोम है, ज़्यादा अरसा अपनी रसवाई बर्दाश्त नहीं करेगा। तबसरों और तजियों के मारे कई दफ़ा मेरे ख्यालात मालूम करने के लिए भी इकट्ठे हो जाते, इसलिए नहीं कि मैं अंधों में काना था, बल्कि अपने जज्बातों एहसासात की ऐसी मंजिल आ गई थी जहाँ हर किसी को सहारों की तलाश थी, जिसकी वजह से कई काने अंधों के पास भी चले आते। जब वो मेरे पास आते तो मैं उन्हें दो टोक बात कहकर मायूस करने के बजाय अमूमन लंबी तमीद बांधता। लोग सिगरेट पीते रहते और साथ साथ मेरी बातें सुनते रहते। जिन लोगों के सिगरेट ख़त्म हो जाते वो जाकर अपनी चारपाई के सिराने से एक और पैकेट ले आते, और जिनका स्टॉक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता वो दूसरों के सिगरेट चौपाल में बैठे हुक्का नोशों की तरह बारी बारी पीने लगते। सिगरेट की डब्बियाँ ख़त्म हो जाती, लेकिन मेरी बात ख़त्म ना होती। बात सामीन तंग आकर कहते, बस बस, पाको भारत तल्लकात और बर सगीर की सियासत का पस मंज़र बहुत हो चुका, हम बिल्कुल समझ गए हैं। अब ज़रा मौजूदा मुज़ाकरात के बारे में चंद कलमात इरशाद हों। अगर मैं कहता कि ख़ज़ान रसीदा गुंचा दिल को हवाए बहारा का और इंतज़ार करना पड़ेगा तो कई सामीन बड़बड़ाने लगते हूँ। खामखा इल्म बिगाड़ता रहता है, इसे सियासी मुज़ाकरात और उनके उतार चढ़ाव का क्या इल्म। आया बड़ा मुबस्सर, उठो चलें। और अगर मैं ये तासर देता कि उफ़क़ से उठने वाले अबर में मुझे बाराने रहमत की बू आती है तो लोग महफ़िल बर्खास्त होने के बाद भी मेरी मदाह सराई करते रहते। जी हाँ, इससे बेहतर सियासी मौसमियात का हाल किसको मालूम होगा। साफ़ी आधे तो सियासतदान होते हैं,
انہیں مذاکرات کے طور طریقوں اور متوقع نتائج کا پورا علم ہوتا ہے۔ جو دلی مذاکرات طویل ہوتے گئے، لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا۔ اب مفصل تبصرے اور طویل تجزیے سننے کا ان کا یارانہ نہ تھا۔ اب وہ صرف نتائج پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ جب کسی سے پوچھتے، نتائج ہی کے بارے میں پوچھتے۔ اس سوال و جواب نے اب ایک مختصر نعرے کی صورت اختیار کر لی تھی: بسترے باندھ لو یعنی مذاکرات کامیاب ہونے والے، یا بسترے کھول دو یعنی مذاکرات ناکام ہو گئے۔ کئی دفعہ ہم زور کی نماز کے بعد سوئے ہوتے تو ساتھ والی بیرک سے ایک صاحب آ کر نعرہ لگاتے: حضرات بسترے کھول دو، کیونکہ پاکستانی مندوب نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے آخری تجاویز پیش کر دی ہیں اور ہم کل واپس جا رہے ہیں۔ ہم لیٹے لیٹے سر اٹھا کر یہ اعلان سنتے اور پھر سر بالیں پر پٹک دیتے۔ اسی طرح آدھی رات کو کوئی صاحب نیند میں مکمل ہوتے: حضرات بسترے باندھ لو۔ میں نے ابھی بھی BBC کا تبصرہ سنا ہے جس میں دلی مذاکرات کی کامیابی کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ بعض اوقات جو صورتحال یاس اور امید کے بین ہوتی تو اعلان ہوتا: بسترے کی رسی ڈھیلی رہنے دو۔ خبروں کی آمد و رفت میں ایک افواہ یہ بھی پھیلی کہ پاکستان 195 جنگی مجرموں کو باقی جنگی قیدیوں سے الگ کرنے پر تیار ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے 203 بنگالیوں پر غداری کے جرم میں مقدمہ چلانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اس افواہ سے فوری طور پر تشویش ہوئی، لیکن ایک صاحب نے فوراً کہا، کسی غیر ملکی صحافی کے حوالے سے بتایا کہ پاکستانی وفد کے ایک اہم رکن نے کہہ دیا ہے 195 جنگی قیدیوں کو الگ کرنے یا پیچھے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم یہ اہتمام کریں گے کہ باقی قیدیوں کی وطن واپسی مکمل ہونے سے پہلے 195 جنگی قیدیوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے، تاکہ آخری مراحل میں وہ بھی وطن چلے جائیں۔ مذاکرات کامیاب ہوئے اور جنگی قیدیوں کو غیر مشروط طور پر رہا کرنا طے پایا۔ ہمارا دل جھوم جھوم کر گانے لگا: لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر۔ پھر بھی کہ اندر کوئی گرہ تھی کہ کھلنے میں نہ آتی تھی۔ دل پوری طرح کھلا نہیں تھا۔ اوپر سے خوشی کا چشمہ پھوٹتا دکھائی دیتا، لیکن اس کی تہہ میں کنکر محسوس ہوتے۔ شاید اس کا تعلق تحت الشعور میں دبی ہوئی کسی اضطراری کیفیت سے تھا کہ پتہ نہیں سمجھوتے کے باوجود بھارت ہمیں کب بھیجتا ہے۔ کیا معلوم کہ کوئی نہ کوئی بہانہ رکھ کر ہماری رہائی التوا میں ڈال دے۔ شملہ سمجھوتے میں مقبوضہ علاقہ خالی کرانے کا وعدہ کرنے کے باوجود اس نے لائن آف کنٹرول کا جھگڑا کئی مہینے ڈالے رکھا۔ اب پتہ نہیں کون سی نئی لائن کھڑے کر کے ہمارے راہ مسدود کرتا ہے۔ واپسی کی تاریخوں کے متعلق بھی قیاس آرائیاں ہونے لگی، اور وہ بھی شرطیں بدنے کی حد تک۔ ایک صاحب نے کہا ہم 1 ماہ کے اندر یعنی 30 ستمبر سے پہلے وطن پہنچ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں، ہم 30 ستمبر تک نہیں جا سکیں گے۔ لگ گئی شرط؟ لگ گئی۔ ہو گئے 10 روپے کے کوپن، نہیں 10 روپے کے کوپن نہیں، بلکہ لاہور انٹر کانٹیننٹل میں 1 ماہ کی تنخواہ کا شاندار ڈنر۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ شرط طے ہونے کے بعد اس کے مضمرات پر ٹھنڈے دل سے غور کرتے تو یقیناً افسوس نہ ہوتا۔ 1 ماہ کی تنخواہ یک مشت انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں جھونک دینے والا کہتا رہائی کی خاطر 1 ماہ کی تنخواہ خرچ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں، 1000-1500 روپیوں میں آزادی کا سودا مہنگا نہیں۔ اور اگر یہیں رہ گئے تو نہ انٹر کانٹیننٹل ہوگا، نہ ڈنر، نہ فضول خرچی، پھر وہی دال روٹی ہوگی اور وہی حسرت کوئے یار۔ اگلے روز بھارتی اخبارات نے انکشاف کیا کہ قیدیوں کی واپسی کو 5-6 ماہ لگ جائیں گے۔ اس سے امیدوں پر خاصی اوس پڑی، کیونکہ بھارتی لیفٹیننٹ پتنگے نے چند روز پہلے ہی بتایا تھا کہ بھارت کے پاس وسائل بے شمار ہیں، ریل گاڑیوں کی کمی نہیں، بلکہ آرمی اسپیشل تیار کھڑی ہے، بس سمجھوتا ہونے کی دیر ہے۔ 15 دن کے اندر سب قیدی سرحد پار پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ 6 ماہ کا چکر کیا مانے؟ ہمارے کیمپ کے مبصر نے یہ گتھی یوں سلجھائی کہ بھارت نے سہ طرفہ تبادلہ آبادی پر بیک وقت عمل درآمد کی شک رکھ کر سارے سمجھوتے کی چابی اپنے پاس رکھ لی۔ یعنی جب قیدیوں کی واپسی معطل کرنے کو اس کا جی چاہے گا تو وہ بنگالیوں یا بہاریوں کی منتقلی کی سست رفتار کا بہانہ بنائے گا، اور اگر وہ ہم سے جلدی خلاصی حاصل کرنا چاہے گا تو اپنے کسی دوست ملک سے بحری جہاز لے کر سارے بنگالیوں اور بہاریوں کو ٹھکانے پر پہنچا دے گا۔ ان 5-6 مہینوں میں ہماری باری پہلے آتی ہے، درمیان میں، یا سب سے آخر؟ اس سوال کا کوئی حتمی جواب میسر نہ تھا۔ کئی روز کی خسر پسر سے صرف اتنا پتہ چلا کہ ہر کیمپ کو ریل گاڑیوں کا شیڈیول دے دیا گیا ہے۔ ہمارے کیمپ کی گاڑی کب جائے گی؟ جوانوں سمیت ہم سب ایک ہی ریل گاڑی میں سما جائیں گے۔ بھارت کو زیادہ تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے پاس ریل گاڑیوں کی کمی ہو تو ہمیں آزاد کر دے، ہم پیدل چل کر بھی وطن پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ کئی دنوں کی کاوش کے بعد ہمارے مبصر اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری باری سب سے آخر میں آئے گی، کیونکہ بھارت پہلے 6 چھاؤنیوں میں قائم شدہ کیمپ خالی کرائے گا۔ جیل تو محفوظ ہے، اسے آخر میں ہی خالی کرایا جائے گا۔ یہ مایوس کن تبصرہ ایک صاحب کو پسند نہ آیا۔ اس نے جلد وطن واپس جانے کی حمایت میں یہ دلیل دی کہ جیل بوسیدہ ہے، نیلامی میں پہلے ہی ایک ٹھیکیداری سے خرید چکا ہے، اس جگہ نئی مارکیٹ بننی ہے۔ پہلے یہ جیل دسمبر 1972 تک خالی ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی،
ठेकेदार ने भारतीय फौज को हरजाने का नोटिस दे रखा है कि अगर इस साल जेल खाली ना की तो इतने लाख रुपए अदा करने होंगे, इसलिए भारतीय फौज फौरन जेल खाली करना चाहती है, लिहाजा हम पहले जाएंगे। देखिए आपने कैदियों की मालूमात। अभी ये फैसला ना हो पाया था कि हम पहले जाएंगे या आखिर में, कि मुझे दूसरे चंद मरीजों समेत थोड़ी देर के लिए PW अस्पताल जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ भारतीय डॉक्टर ने हमें दवा देने की बजाय मशवरा दिया, जहाँ इतना लंबा अरसा सब्र किया, चंद रोज और सब्र कर लो, अब पाकिस्तान जाकर इलाज मुआवजा करा लेना। अस्पताल से वापस दारुल अवाम पहुंचा तो सब लोग मेरे गिर्द जमा होकर बैरूनी दुनिया की खबरें पूछने लगे। मैंने भारतीय डॉक्टर के हवाले से उन्हें बताया कि दीदा तरकी सुनवाई हुआ चाहती है, बस चंद रोज की बात है। ये सुनकर सामईन के चेहरे खुशी से तमतमा उठे। अगरचे मुझे मालूम था कि इस खुशी की बुनियादें कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी राहत हुई कि महफिल में कुछ चिरागें फरोजा हुए तो हैं। ये खुशखबरी सुनते ही बाद लोगों को संजीदगी डस गई। एक कहने लगा, मेरी तो तफीमुल कुरान की अभी 2 जिल्दें बाकी हैं। दूसरा बोला, मुझे विंस्टन चर्चिल की दूसरी जंग अजीम की तारीख ख़त्म करने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाएंगे। तीसरे ने कहा, अभी तो मैंने फ्रांसीसी ज़बान के सिर्फ 15 सबक ख़त्म किए हैं। जब उन्हें कहा गया कि आज़ादी के सामने इन छोटी छोटी बातों की क्या हसीयत है, तो कहने लगे, आज़ादी की कदर व कीमत तस्लीम, लेकिन पता नहीं पाकिस्तान जाकर इन मनसूबों पर अमल हो सकेगा या नहीं। एक और साहब ने अपने मसाइल का यूँ जिक्र किया कि अब रोज़ाना सुबह सुबह उठना पड़ेगा, शेव बनाना होगी, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने होंगे, माली समाजी और माशरती मसाइल की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। उसके साथी ने कहा, ये तो मामूली बातें हैं, मुझे तो निजी ज़िंदगी की फलक बोस इमारत मुस्तलज़ल नज़र आती है। मैंने हमेशा अपनी बीवी को असल से कम तनख्वाह बताई। अब उसको सही तनख्वाह का इल्म हो गया होगा। वो पूछेगी, मुझे घर का खर्च चलाने के लिए चंद टके देकर बाकी तनख्वाह किस कलमुई पर निछावर करते रहे हो। एक जीरक शख्स जो मसाइल का जिक्र सुन रहा था बोल उठा, यार मसाइल से क्या घबराना, मसाइल ही दूसरा नाम है ज़िंदगी का। मैं तो ये सोचता हूँ कि जब हर अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त और दोस्त का दोस्त असीरी की दास्तान पूछेगा तो मैं वही वारदात बार बार सुनाकर थक जाऊँगा। हर नवादर यही समझेगा कि हाल पूछकर मुझ पर एहसान कर रहा है, लेकिन मैं कितना बदहाल हो जाऊंगा, उसकी उसे खबर ना होगी। इस तरह जब अहबाब ज़ियाफ़त देंगे तो अजब मुश्किल आ पड़ेगी, क्योंकि अगर चंदने वाले ज़्यादा खा लिए तो वो कहेंगे, हाय बेचारा, जाने कब का भूखा है, खाने पर कैदियों की तरह टूट पड़ा है। और अगर हाथ खींच कर रखा तो रहम खाकर कहेंगे कि बरसों का भूखा रहने के बाद बेचारे की अंतड़ियाँ सूख गई हैं, अब मैदा गज़ा कबूल नहीं करता होगा। उफ खुदाया, कैद कितनी बुरी बला है। उन ज़ाती और निजी तफक्करात से हटकर कई लोगों ने कौमी सतह पर सोचना शुरू किया। एक ने कहा, मैं रिहाई के फ़ौरन बाद आज सरे नौ ज़िंदगी का आगाज़ करूँगा। मेरी ज़िंदगी के 3 असूल होंगे, हक गोई, मेहनत और रफ़ाए आमा। दूसरे ने कहा, पाकिस्तान की सही कदर जेल में हुई है। मैं जहाँ कहीं भी हुआ हमेशा कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह दूंगा। तीसरे ने ऐलान किया, आइंदा दुनियावी लहू लब में मसरूफ़ रहने की बजाय अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दूंगा। एक फ़ौजी इंस्ट्रक्टर दूसरों से अलग थलग बैठे खाकी पतलून काट कर निकर बना रहे थे। जब हर शख्स अपने मनसूबों का ऐलान कर चुका तो ये बोले, हजरात, इरादा कुछ भी हो, उस पर अमल करने के लिए सेहत ज़रूरी है, और सेहत के लिए वर्जिश। चनाचे छोड़ो पढ़ाई और ताशबाजी, कल से जान बनाओ जान, जो अपने भी काम आएगी और मुल्क के भी। हर जिस्म की मुनासबत से मौजू वर्जिश का इंतखाब और उसकी सिखलाई मेरे ज़िम्मे, सब कुछ आन रेजी तौर पर, सिर्फ कंपनी की मशहूरी और खिदमत खलक की खातर। कोई है जो शागिर्दी का दम भरे। इस नीम संजीदा ऐलान का कई दिलों पर खासा असर हुआ। उसने कहा, हाँ यार, तन आसानी की आदत पड़ चुकी है। जब तक जिस्मानी लिहाज से खुद फिट ना होऊंगा, जवानों को क्या ट्रेनिंग दूंगा, लिहाजा अभी से स्टेमिना बनाना चाहिए। दूसरा बोला, अगर पेट छाती से आगे निकल गया तो मैं तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाऊंगा, लिहाजा पेट और कम करना चाहिए। एक और साथी ने लुकमा दिया, तरक्की या तंजली तो अल्लाह ताला के हाथ में है, फौजी अफसर को तोंद जेब नहीं देती। उन्हीं हजरात में से एक ने मशवरा दिया कि बेशक तुम्हारे काम में जिस्मानी मुशक्कत का ज़्यादा दखल नहीं, फिर भी वर्जिश मुफीद चीज़ है। कल सुबह तलावत के बाद निकर पहनकर मैदान में आ जाओ। पाकिस्तान जाने से पहले तुम्हें A1 कर दूंगा। अगर निकर नहीं है तो मेरी ले लेना, मैं कल ही पुरानी पतलून काट कर बनाई है। अच्छा, ज़रूर आना। अगले रोज़ मैंने निकर की बदौलत अपनी टांगों की नुमाइश करने से पहले गिरदोपेश का जायज़ा लिया तो देखा कि लोग अपनी अपनी ज़रूरत और सूझबूझ के मुताबिक अपने जिस्म को बना संवार रहे हैं। 3 नौजवान तेज़ तेज़ कदमों से लंगर और उससे मुलिका ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं। उनके पीछे एक अधेड़ उम्र शख्स 1 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। उसका मसला तेज़ रफ्तारी नहीं, बल्कि हर कदम के साथ अपने भारी जिस्म को आगे फेंकना है। वो हर सांस के साथ जिस्म को यूं आगे धक्का देता है जैसे नातवां बच्चा ट्रक का भारी टायर आगे धकेलता है। दौड़ के मैदान से हटकर चंद अफराद ईंटों के डंबल बनाकर मसल बना रहे थे।
वो लकड़ी के एक डंडे के दोनों सिरों पर 8-8 ईंटें बांध कर वेट लिफ्टिंग कर रहे थे। उनसे ज़रा परे मेजर उस्मानी इंस्ट्रक्टर की मदद से रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में मसरूफ़ थे, क्योंकि उनके उस्ताद का कहना था कि बुढ़ापा रीढ़ की हड्डी में कमज़ोरी से पैदा होता है। मेजर उस्मानी ने मुझे महवे तमाशा देखा तो आवाज़ लगाई, शर्माओ नहीं, मैदान में कूद आओ। अगर निकर नहीं है तो इसी तरह पजामे में चले आओ, यहाँ लिबास की कोई कैद नहीं, वर्जिश बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं यूं ही मटकता मटकता मेजर उस्मानी के करीब आया तो इंस्ट्रक्टर ने कहा, देखते क्या हो, ये फटीचर सी चप्पल अखाड़े से बाहर उतारो और पहली वर्जिश शुरू करो। फिर उसने ज़ुबानी और अमली तौर पर उस वर्जिश की तशरीह की। मैंने सिखाए हुए तरीके के मुताबिक पहली वर्जिश शुरू की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हत्ता कि 5वीं वर्जिश तक सारा सबक पहले ही रोज़ सीख लिया। इंस्ट्रक्टर का कहना था कि अगर मैं रोज़ाना आधा घंटा ये 5 वर्जिशें कर लिया करूं तो 1 माह में मेरा जिस्मानी मेयार पीटी कोर्स में दाखिला लेने वालों के बराबर हो जाएगा। अगरचे इस उम्र में पीटी कोर्स करने का कोई इरादा ना था, फिर भी इंस्ट्रक्टर की बातों में आकर 5 वर्जिशें करता रहा। पजामा ऊपर खींच लेता, आस्तीनें चढ़ा लेता और हत्ता अल मकदूर हाथ पाँव मारता रहता। ये मशकें बज़ाहिर बहुत सादा और बेज़रड़ मालूम होती थीं, लेकिन जूं जूं उनसे करीबी वास्ता पड़ा, उन्होंने मेरा सांस फुला दिया और पेशानी पर अर्के मुशक्क़त के मोती तैरने लगे। मुंह खुश्क और चेहरा तर होने लगा। ज़रा सुस्ताने के रुका तो इंस्ट्रक्टर ने उस्तादाना राय दी, रुकना नहीं वरना सारा किया दरा कारत जाएगा, जारी रखो, रुको मत। गोया वर्जिश ना हुई, शराब की कशीद हुई कि आंच देने में कमी रह गई तो जायके और नशे में फ़र्क आ जाएगा। मैंने 2-4 रोज़ के बाद पजामा उतार कर निकर पहनी। चंद दिनों में मैं लोगों को अपनी टांगों से मानूस करा चुका तो फिर कमीज़ की बजाय बनियान में पीटी करने लगा। शुरू में लोगों ने मेरे शानों और छाती के पट्ठों को बड़ी मशकूक निगाहों से देखा, लेकिन मैंने उनकी परवाह न की। जब सब लोग मेरे ऊपर और नीचे के दर्द से मानूस हो चुके तो मैंने पीटी शूज़ भी पहन लिए और यूं बिल्कुल असली पीटी करने वालों की तरह दिखने लगा। किसी को क्या पता था कि अंदर से जाली है, कोई खरीद कर थोड़ी देखता है, जो नज़र में आया वही समझ लिया। 1 माह बाद मैं इस काबिल हो गया कि बीमारों, माजूरों और उम्र रसीदा लोगों को ज़मीन पर फुदकने, दरख्त से लटकने या लंगर के चक्कर काटने का चैलेंज दे सकूं। कई एक को ललकारा भी, लेकिन मैदान में उतरने का किसी का हौसला ना हुआ। ज़हनी और जिस्मानी सेहत वो सबसे बड़ा तोहफ़ा है जो हम असीरी से वतन लाना चाहते थे, लेकिन इस मताह बेबहा के अलावा बाद लोगों को मादी तहाइफ का भी ख्याल आया। एक ने तजवीज़ किया कि हमें ताजमहल का नमूना साथ ले जाना चाहिए ताकि ये हमें असली ताजमहल पर हमारी हकूक़ की याद दहानी कराता रहे। दूसरे ने कहा, नहीं, हरगज़ नहीं, कोई तोहफ़ा ले जाना तकाज़ाए हुब्बे वतनी के मुनाफी है और ताजमहल के नमूने का इंतखाब तो और भी महल नज़र है, क्योंकि जिस घर में यह नमूना होगा उस पर लोग उंगलियां उठाएंगे कि असली ताजमहल को भूल कर इस हकीर नमूने पर कनात कर ली। मैंने एक जवां साल दोस्त से इस बारे में मशवरा किया तो उसने तन कर तहाइफ ले जाने के खिलाफ धुआंधार तकरीर कर दी। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? खाने पीने, रहने सहने और घर बार सजाने के लिए हर चीज़ मिलती है और भारत की निस्बत सस्ते दामों मिलती है। तोहफ़ा आदमी ले भी जाए तो ऐसी जगह से जिससे प्यार हो, मोहब्बत हो, जिसकी याद सीने में महफूज रखने का इरादा हो। हम क़याम आगरा की तल्ख यादें क्यों सीने से चिमटाए रहें? मेरे ख्याल में रवानगी से कबल ये वर्दी, ये प्लेट, ये मग, ये साबुन, बल्कि सेफ्टी रेज़र में लगा हुआ भारतीय ब्लेड तक निकाल कर फेंक देना चाहिए। मैंने दिल से पूछा कि भाई तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा, जोरू सितम याद रख, कैदे कफस का गम न कर। यानी अगर कुछ ना कुछ ज़रूर ले जाना है तो जोरू सितम की यादें, गमों अंदोह की फरियादें और दर्द दिल की दास्तानें ले जाओ। इनसे ज़्यादा कीमती मता तुझे कहाँ मिलेगी। चनाचे मैंने उन्हीं 3 तोहफ़ों के बंडल बांधे और पैकेट सरहाने के नीचे रख कर वतन रवानगी का इंतज़ार करने लगा।